हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज के अध्याय में हम पढ़ेंगे काल और वाच्य के बारे में। यानी इसमें हम जानेंगे काल क्या है और वाच्य क्या है। तो आइए आरंभ करते हैं काल से और जानेंगे काल क्या है। बच्चों, काल को जानने के लिए हम संवादों का सहारा लेते हैं जो चित्र के माध्यम से है। क्या संवाद है इसमें? राजा कह रहे हैं, प्रजा कह रही है कि सब जगह भ्रष्टाचार फैला है, मुझे तो नहीं दिखाई दिया, क्या आपको दिखाई दिया? दरबारी ने कहा, जब महाराज को नहीं दिखाई दिया तो हम कैसे देख सकते थे? राजा, लेकिन अब आप सब 10 दिनों में भ्रष्टाचार का पता लगाएंगे। तो बच्चों, इस वार्तालाप में क्रियाओं के भिन्न भिन्न समय में होने का बोध हो रहा है। व्याकरण में क्रिया के घटित होने के समय को काल कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। सबसे पहले जानेंगे वर्तमान काल क्या है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के चल रहे समय में होने का या करने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बच्चे चित्र बना रहे हैं, टेलीविजन पर क्रिकेट मैच आ रहा है, तो इन वाक्यों में बना रहे हैं तथा आ रहा है, क्रियाओं से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध हो रहा है, अतः यह वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। आइए एक एक करके इन्हें भी जान ले। तो पढ़ते हैं सामान्य वर्तमान काल के विषय में। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान काल में सामान्य रूप से होने का पता चले उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे दिनेश पुस्तक पढ़ता है, माँ नाश्ता बनाती है, सामान्य क्रिया घटित हो रही है तो सामान्य वर्तमान काल है। दूसरा होता है अपूर्ण वर्तमान काल, अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान काल में प्रारंभ होकर अभी भी चल रहा है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे रजिया नमाज पढ़ रही है, हलवाई मिठाई बना रहा है, तो इसमें ऐसा लग रहा है कि अभी क्रिया पूरी तरह संपन्न नहीं हुई है, यानी कि कार्य अभी चल रहा है, तो ये अपूर्ण वर्तमान काल है। तीसरे नंबर पे आता है संदिग्ध वर्तमान काल, अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान काल में होने का संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे अभिषेक आने वाला होगा, संदेह है आने वाला होगा कि आ गया होगा, प्रणय इस समय पढ़ रहा होगा, पढ़ भी रहा होगा कि नहीं होगा, संदेह है इसमें, तो संदिग्ध वर्तमान काल है। दूसरा काल है भूतकाल। बच्चों, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का या करने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे भारतीय क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज गई, सोनम ने स्वादिष्ट खीर बनाई, तो इन वाक्यों में गई तथा बनाई क्रियाओं से कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध हो रहा है, अतः एक भूतकाल की क्रियाएं हैं। भूतकाल के भी 6 भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतुमत भूतकाल। आइए इन्हें भी विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं सामान्य भूतकाल के विषय में। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में सामान्य रूप से होने का पता चले उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे रेखा ने कई गीत सुनाए, सुमित ने पुस्तक पढ़ी, यानी सुनाए पढ़ी सामान्य भूतकाल की क्रियाएं हैं, तो ये सामान्य भूतकाल है। दूसरा आता है आसन्न भूतकाल, अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में अभी अभी समाप्त होने का पता चले उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं अभी सोकर उठी हूं, प्रियंका बाजार से आ गई है, यानी कि ये क्रिया भूतकाल में हुई है लेकिन अभी अभी खत्म हुई है, तो ये आसन्न भूतकाल है। तीसरा है पूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में बहुत समय पहले ही पूरा हो चुका है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे चोर भाग चुका था, वह मकान मैंने बनवाया था, यानी कि क्रिया बहुत समय पहले पूर्ण हो गई, तो ये पूर्ण भूतकाल है। अगला है अपूर्ण भूतकाल, अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ तो हो चुका था परंतु अभी पूरा हुआ है या नहीं इसका ज्ञान ना हो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे कर्मचारी कार्यालय जा रहे थे, किसान फसल काट रहे थे, यानी कि वो कार्य तो कर रहे थे लेकिन इसका ज्ञान नहीं है कि वो क्रिया पूरी भी हुई है कि नहीं, तो यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल है।
आगे है संदिग्ध भूतकाल, अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में पूर्ण होने का संदेह उत्पन्न हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। यानी ये संदेह हो कि क्रिया भूतकाल में पूर्ण भी हुई है कि नहीं हुई है। जैसे कल्पना बर्तन साफ कर चुकी होगी, वह अलीगढ़ से लौट आया होगा, यानी कि इसमें डाउट है, संदेह हो रहा है कि ये क्रिया पूरी भी हुई है कि नहीं हुई, तो यहाँ पर संदिग्ध भूतकाल है। अगला काल है हमारा हेतु हेतुमत भूतकाल। बच्चों, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में होने का संदेह तो मिले किंतु किसी कारणवश कार्य न हो पाए उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि तैयारी की होती तो वह अच्छे अंक पा लेता, यदि तुम समय पर आते तो गाड़ी ना छूटती। यानी कि क्रिया के इस रूप से कार्य में भूतकाल में होने का संकेत तो मिल रहा है किंतु किसी कारणवश कार्य पूरा नहीं हो पाया। यदि तैयारी की होती तो अच्छे अंक आ जाते, यदि तुम समय पर आते तो गाड़ी नहीं छूटती। तो यहाँ पर हेतु हेतुमत भूतकाल है। अब बढ़ते हैं हम हमारे तीसरे काल की ओर, जो है भविष्यत काल। अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने या करने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे बच्चे कैरम बोर्ड खेलेंगे, मैं अभी गृह कार्य करूंगा। इन वाक्यों में खेलेंगे तथा करूंगा क्रियाओं से कार्य के आने वाले समय में होने का बोध हो रहा है, अतः यह भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतु हेतुमत भविष्यत काल। चलिए इन्हें भी विस्तार पूर्वक पढ़ लेते हैं। तो पढ़ते हैं सबसे पहले सामान्य भविष्यत काल के विषय में। बच्चों, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्यत काल में सामान्य रूप से होने का पता चले उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कल हमारा कार्यालय खुलेगा, दादाजी अखबार पढ़ेंगे, यानी कि ये क्रिया सामान्य रूप से भविष्य में होगी, तो यहाँ पर सामान्य भविष्यत काल है। दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल, अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्यत काल में होने का संदेह या संभावना पाई जाए उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे शायद शिवांगी भी गाना गाए, संभव है कि इस व्यापार में लाभ होगा, इसमें संभावना है लाभ होगा कि नहीं, शिवांगी गाना गाएगी कि नहीं, तो यहाँ पर संभाव्य भविष्यत काल है। तीसरा है हेतु हेतुमत भविष्यत काल, अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि भविष्यत काल में कार्य किसी अन्य कार्य के होने पर ही होगा उसे हेतु हेतुमत भविष्यत काल कहते हैं। जैसे यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी हो जाएगी, यानी कि कारण है, अगर वर्षा हुई तो ही फसल अच्छी होगी। यदि खिलाड़ी अच्छा खेलेंगे तो मैच अवश्य जीत जाएंगे, कारण है अभी कि अगर खिलाड़ियों ने अच्छा खेला तो ही वो मैच जीत पाएंगे। तो ये था काल, जिसके भेद हमने जाने विस्तार पूर्वक। अब हम पढ़ेंगे वाच्य के विषय में। बच्चों, वाच्य को जानने के लिए चित्र को माध्यम बनाते हैं और कुछ वाक्य पढ़ते हैं। जैसे सुहानी आम खा रही है, सुहानी के द्वारा आम खाया जा रहा है। तो इन वाक्यों में आम खाए जाने की क्रिया घटित हो रही है और दोनों का कर्ता भी सुहानी है, फिर भी दोनों वाक्यों की रचना में अंतर है। बच्चों, पहले वाक्य में क्रिया सुहानी यानी कर्ता के अनुसार हो रही है और दूसरे वाक्य में क्रिया आम यानी कर्म के अनुसार हो रही है। क्रिया के इस प्रकार के विभिन्न प्रयोगों को वाच्य कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया कर्ता कर्म या भाव के अनुसार आई है उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। चलिए एक एक करके इन्हें भी जाने। सबसे पहले पढ़ेंगे कृतवाच्य के विषय में। तो बच्चों, जहां क्रिया का संबंध कर्ता के साथ हो, अर्थात जब वाक्य में क्रिया के लिंग पुरुष और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं तो उस क्रिया को कृतवाच्य कहते हैं। जैसे शुभम दौड़ रहा है, निशा फूल तोड़ती है। इन वाक्यों की क्रियाएं कर्ता शुभम और निशा के अनुसार है, अतः यह कृतवाच्य है। दूसरा है कर्मवाच्य, जहां क्रिया का सीधा संबंध कर्म से हो, अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में उसका प्रयोग कर्ता के लिंग व वचन के अनुसार ना होकर कर्म के लिंग व वचन के अनुसार हो रहा है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे कि सुमन से आम खरीदे जाते हैं, प्रधानाचार्य द्वारा पुरस्कार बांटे जाते हैं। तो इन वाक्यों की क्रियाएं कर्म आम व पुरस्कार के अनुसार प्रयुक्त हुई हैं, अतः यह कर्मवाच्य है। तीसरा है भाववाच्य।
अर्थात जब वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता और कर्म के लिंग, पुरुष व वचन के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होता है तो उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे मीना से दौड़ा जाता है, बूढ़े व्यक्ति से चला नहीं जाता। तो इन वाक्यों की क्रियाएं कर्ता और कर्म के अनुसार नहीं है बल्कि भाव के अनुसार है, अतः यह भाववाच्य है। भाववाच्य में निम्नलिखित विशेषताएं होती है, आइए उन्हें जान लें। जैसे कि इसमें क्रिया सदैव पुल्लिंग में अन्य पुरुष के एक वचन की रहती है। इसमें कर्ता के साथ से विभक्ति चिन्ह लगाया जाता है। इसमें अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है और इसमें एक से अधिक क्रियापद होते हैं। अब हम पढ़ेंगे वाच्य परिवर्तन के विषय में और सबसे किसको परिवर्तित करेंगे? कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे। इसके लिए क्या नियम है? क्रिया में आ अथवा या जोड़ते हैं तथा उसके बाद जा धातु का कर्म के लिंग, वचन, काल व पुरुष के अनुसार प्रयोग करते हैं। दूसरा, कर्म के साथ लगी विभक्ति को हटा देते हैं और तीसरा, कर्ता के साथ से, द्वारा अथवा के द्वारा विभक्ति चिन्ह जोड़ देते हैं। आइए कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदलाव देखें। जैसे कृतवाच्य है जिज्ञासा दूध नहीं पी रही है, इसका कर्मवाच्य बनेगा जिज्ञासा से दूध नहीं पिया जा रहा है। लड़कियां कबड्डी खेलेंगी, कृतवाच्य लड़कियों द्वारा कबड्डी खेली जाएगी, कर्मवाच्य बना। माली पौधे लगाता है, कृतवाच्य माली द्वारा पौधे लगाए जाते हैं, कर्मवाच्य में बदलाव। हम समाचार पढ़ते हैं, कृतवाच्य है, हमसे समाचार पढ़े जाते हैं, ये कर्मवाच्य बन गया। अब जानेंगे हम कृतवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। तो इसके लिए नियम है कि मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया के एक वचन में बदलकर उसके साथ जाना क्रिया के एक वचन, पुल्लिंग व अन्य पुरुष का वही काल लगा देते हैं जो कृतवाच्य की क्रिया का होता है। दूसरा, कर्ता के साथ से, द्वारा अथवा के द्वारा विभक्ति चिन्ह लगाते हैं। जैसे कि कृतवाच्य अध्यापिका पढ़ाएगी, भाववाच्य में परिवर्तन होगा अध्यापिका द्वारा पढ़ाया जाएगा। आंचल खाना नहीं बनाती है, कृतवाच्य आंचल से खाना नहीं बनाया जाता है, भाववाच्य। रोगी सोता है, कृतवाच्य रोगी से सोया जाता है, भाववाच्य। हिमानी पढ़ रही है, कृतवाच्य इसका भाववाच्य बनेगा हिमानी से के द्वारा पढ़ा जाता है। तीसरा है बच्चों कर्मवाच्य और भाववाच्य से कृतवाच्य में परिवर्तन। तो इसके लिए नियम है, सबसे पहले कर्ता के साथ प्रयुक्त से, के द्वारा या द्वारा शब्द को हटाते हैं। दूसरा, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार बदलते हैं। तो चलिए कर्म और भाववाच्य को कृतवाच्य में बदलते हैं। जैसे डॉक्टर गुप्ता के द्वारा रोगियों को दवा दी जाती है, इसका कृतवाच्य बदलेगा डॉक्टर गुप्ता रोगियों को दवा देते हैं। करिश्मा द्वारा पत्र लिखा जाता है, कृतवाच्य होगा करिश्मा पत्र लिख रही है। देवांश से बोला नहीं जाता, कृतवाच्य देवांश बोल नहीं पाता। बच्चे से नहाया नहीं जाता, इसका कृतवाच्य बनेगा बच्चा नहा नहीं पाएगा। आइए बच्चों, काल और वाच्य हमने पढ़ लिए, लेकिन एक बार आपके अभ्यास के लिए इसे दोहरा लेते हैं। तो बच्चों, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के चल रहे समय में होने या करने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने या करने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। और क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने या करने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। और क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार आई है उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों यह अध्याय आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब इसका अभ्यास करें आप स्वयं कीजिए।